सितंबर के अवाल में कायद आज़म की डॉक्टरों ने अंदेशा ज़ाहिर किया कि उनके सेहतयाब होने का इम्कान कम होता जा रहा है। कोयटा की आबो हवा से उनकी सेहत पर मुज़र असर पड़ रहा था। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी और अक्सर ऑक्सीजन देनी पड़ती। जो लोग उनसे करीब थे वो मायूस होते जा रहे थे। दिन रात वो कायद आज़म की सेहतयाबी की दुआएं करते। उन लोगों ने रातों को नींद और दिन का चैन खुद पर हराम कर लिया था। उनकी ज़िंदगी की सातें ऐसे वक्त कम हो रही थीं जब कौम को उनकी अशद ज़रूरत थी। शदीद इलालत के बावजूद उनका जहन ममलिकत के पेचीदा अमूर के ताने बाने सुलझाने में मसरूफ़ था। नई ममलिकत के मसाइल हर वक्त उनके सामने रहते और अक्सर आलम ख्वाब में उनकी ज़ुबान से कश्मीर, मुहाजिरीन, आइन और पाकिस्तान के अल्फाज सुनाई देते। इससे ज़ाहिर होता है कि उनके लाशऊर में क्या ख्वाहिशें मौजूद थीं। डॉक्टरों की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। अब ये तय किया गया कि कोयटा से कायद आज़म को कराची मुंतकिल कर दिया जाए। कायद आज़म को बताया गया कि उनके लिए फ़ौरन कराची मुंतकिल होना इंतहाई ज़रूरी है। फ़ौरन ही गवर्नर जनरल के वाइकिंग को कोयटा तलब किया गया और डॉक्टरों ने फैसला किया कि 11 सितंबर को दिन के 2 बजे जहाज कराची रवाना हो जाएगा। जिस वक्त कायद आज़म को स्टेशन पर जहाज में ले जाया जा रहा था, जहाज के अमले ने सफारा होकर उन्हें सलामी दी। उन्होंने बामुश्किल तमाम हाथ के इशारे से सलामी कबूल की। जहाज की नशिस्तों को आरामदेह बिस्तर में तब्दील कर दिया गया था। कायद आज़म को उस पर लेटा दिया गया। केबिन में उनके साथ मिस फातिमा जिन्ना और नर्स सिस्टर डनहेम मौजूद थी। हवाबाज ने डॉक्टरों को आगाह कर दिया था कि जहाज कुछ देर के लिए ज्यादा बुलंदी पर परवाज करेगा और बलूचिस्तान के पहाड़ों को अबूर करने के बाद ही नीची परवाज मुमकिन हो सकेगी। ऑक्सीजन के सिलेंडर और गैस मास्क मौजूद थे और जब तक जहाज ज्यादा बुलंदी पर परवाज करता रहा उन्हें ऑक्सीजन दी जाती रही। तकरीबन 2 घंटे की परवाज के बाद 4:15 बजे दोपहर के वक्त गवर्नर जनरल का जहाज मारीपुर पर उतरा। 1 साल पहले भी कायद आज़म इसी हवाई अड्डे पर अपने जहाज से उतरे थे और उस वक्त उनका इस्तकबाल करने के लिए हवाई अड्डे पर हजारों आदमी मौजूद थे, जिनमें काबीना के वजीर और सफारती नुमाइंदे भी शामिल थे। लेकिन आज हिदायत के मुताबिक गवर्नर जनरल के मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल ज्यूफ्री नोल्स के सिवा और कोई भी शख्स हवाई अड्डे पर मौजूद नहीं था। कायद आज़म को स्टेशन पर लिटाकर एक फौजी एम्बुलेंस में ले जाया गया और मिस फातिमा जिन्ना और सिस्टर डनहेम के साथ वो गवर्नर जनरल हाउस रवाना हुए। पार्टी के दूसरे अफराद पहले ही कारों में रवाना हो चुके थे। एम्बुलेंस आहिस्ता आहिस्ता रवाना हुई। एम्बुलेंस के पीछे एक कैडलक कार में डॉक्टर और मिलिट्री सेक्रेटरी थे। तकरीबन 4 मील ही का फासला तय हुआ था कि एम्बुलेंस के इंजन में कुछ खराबी हो गई और गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की लेकिन इंजन किसी तरह स्टार्ट ना हो सका। अब क्या किया जाए? कराची में आमतौर पर समुद्री हवा के तेज झोंके चलते रहते हैं जिससे दर्जा हरारत इतदाल पर रहता है, लेकिन उस रोज हवा बंद थी और गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी। डॉक्टरों और मिलिट्री सेक्रेटरी को दूसरी एम्बुलेंस का इंतजार था और हर लम्हा इस्तराब में गुजर रहा था। उन्हें कैडलक में मुंतकिल नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसमें स्ट्रेचर के लिए जगह नहीं थी, इसलिए दूसरी एम्बुलेंस के इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं था। करीबी मुहाजिरीन की सैकड़ों झोपड़ियां थी। वो लोग अपने कामों में मसरूफ थे। उन्हें क्या खबर थी कि उनका कायद, जिसने अपने वादे के मुताबिक उन्हें एक वतन दिलाया, इस वक्त एक एम्बुलेंस में लेटा हुआ है। आती जाती हुई कारें हारन बजाती गुजर जाती, बसें और ट्रक आ जा रहे थे, लेकिन कायद आज़म बेबसी के आलम में एम्बुलेंस में लेटे हुए थे। एक कीमती जिंदगी का अंजाम करीब तर आ रहा था। हर सांस के साथ जिंदगी घटती जा रही थी। उन्हें इंतजार करते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था और ये वक्त जिस तरह गुजरा उसका एहसास सिर्फ उन्हीं लोगों को हो सकता है जो किसी अहम जिम्मेदारी की अदायगी में किसी मुश्किल का शिकार हों। आखिर खुदा खुदा करके दूसरी एम्बुलेंस आई और कायद आज़म को स्टेशन पर लेटाकर दूसरी एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया गया। ये काफिला 6 बजे शाम के बाद गवर्नर जनरल हाउस पहुंचा। कायद आज़म को आराम से बिस्तर पर लिटा दिया गया। मारीपुर की हवाई अड्डे से गवर्नर जनरल हाउस तक पहुंचने में 2 घंटे सर्फ हुए। 2 घंटे कोयटा से कराची के सफर में और 2 घंटे हवाई अड्डे से गवर्नर जनरल हाउस तक। ये कुदरत की सितम ज़रीफी नहीं तो और क्या था। रात के तकरीबन 9:30 बजे कायद आज़म ने शदीद तकलीफ का इजहार किया। डॉक्टर उनके कमरे में ही मौजूद थे। उन्होंने मुआयना किया। 9:50 पर डॉक्टर इलाही बख्श ने झुककर सरगोशी में कहा, जनाब अली, हमने आपकी ताकत का इंजेक्शन लगाया है और जल्द ही आप इसका असर महसूस करेंगे। इंशाअल्लाह आप जिंदा रहेंगे। कायद आज़म ने अपने सर को जुम्बश दी और कमज़ोर आवाज़ में गोया हुए, नहीं, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। ये उनके होंठों से अदा होने वाला आखिरी कलेमा था। चंद मिनट बाद वो महवे ख्वाब थे तो उन्होंने अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। कमरे में एक मुकद्दस सकूत तारी था। नाजरीन, ये इक़्तिबास मैंने लिया था जियालाना की मारूफ तरीन किताब कायद आज़म
एक कौम की सरगुज़श्त। इससे आपने देखा होगा कि हमने किस तरह अपने कायद को कत्ल किया। मेरे नज़दीक ये लापरवाही, ये गफलत, ये अमदन कत्ल करने के मुतरादिफ थी। बहरहाल ये हमारी तारीख का एक तारीख बाब है जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो बहुत कम है। वो कौन से लोग थे जो इस साजिश में शरीक थे? वो क्या करना चाहते थे? उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे वक्त में एक धचका पहुंचाया जबकि पाकिस्तान को क़ायद आज़म की अशद ज़रूरत थी। वो पाकिस्तान को आइन देना चाहते थे, लेकिन इस कदर बेदर्दी से उनको मौत के हवाले कर दिया गया।